हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, 12th बिजनेस स्टडी इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने 2010 से 2014 तक के जो प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा के पेपर हल किए थे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 2015 से 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा के पेपर है उनके ऑब्जेक्टिव हल करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, 2015 हायर सेकेंडरी परीक्षा 2015 व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर है इसके ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने दिए गए हैं रिक्त स्थान। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो बार बार रिपीट हो रहे, बिल्कुल रिपीट हो रहे। 2010 से 2022 तक के परीक्षा के पेपर जितने भी हैं उनमें आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको बहुत सारे रिपीट मिलेंगे। देखिए, नियोजन प्रबंध का खालिस्तान कार्य है, तो नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य भी है और मुख्य कार्य भी है। आप प्रथम भी लिख सकते हैं और मुख्य कार्य भी लिख सकते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ खालिस्तान से किया गया। भाई, नए आर्थिक सुधार के कदम कब उठाए गए? 1991 में, जिसे हम सभी को पता है, ये बार बार आ चुका है, जुलाई 1991 से। बजट सदैव खालिस्तान रूप में व्यक्त किया जाता है, ये भी पहले आ चुका है कि बजट हमेशा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसा लिखा गया है यहाँ पर, संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। भूमि तथा भवन, भूमि और भवन कैसी है? ये कौन सी संपत्तियां होती है? स्थायी संपत्तियां होती है। और स्थायी संपत्तियों में विनियोग कौन सी पूंजी से किया जाता है? तो भूमि तथा भवन में विनियोग खालिस्तान पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्थायी संपत्तियों में कौन सी पूंजी विनियोजित की जाएगी? तो स्थायी संपत्ति विनियोजित की जाएगी। ठीक है, स्थायी। फिर है, अब ये वाला तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक वाक्य में उत्तर देना है। अब व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, हम सभी को मालूम है विज्ञान, वि धन ज्ञान मतलब व्यवस्थित ज्ञान। तो व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? ये भी पहले आ चुका है कि नियोजन किस प्रकार की क्रिया है। ये क्योंकि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं कैसी बनाई जाती है? बुद्धि से बनाई जाती है, सोच समझ कर बनाई जाती है। तो ये नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? वित्त। इसके आगे यदि हम जोड़ देंगे, वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है, तो व्यवसाय का जीवन रक्त क्या है? वित्त है। पट्टे पर मतलब डिस्काउंट पर किस प्रपत्र का निर्गमन किया जाता है? तो प्रपत्र, अब यहां पर अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जाता है। किसको निर्गमन किया जाता है? ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है, डिस्काउंट पर निर्गमन होता है। फिर व्यापारिक पत्र वाला, ये हमारे कोर्स के बाहर है, क्लियर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत आसान सा लग रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रबंध के जनक मतलब प्रबंध के सिद्धांतों के जनक। तो प्रबंध के सिद्धांतों के जनक किसे कहते हैं? जैसे मैंने कई बार बोला कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के जनक FW टेलर, और प्रबंध के सिद्धांतों के जनक हेनरी फ्योल। तो ये पहला आंसर आ गया, हेनरी फ्योल। मानव शक्ति का नियोजन, मानव शक्ति नियोजन, नियोजन मतलब मानव शक्ति को नियोजित करना, उनको नियुक्ति करना, ये किसके अंतर्गत आता है? स्टाफ का आकार और संरचना। मानव शक्ति का नियोजन करना, मानव संसाधन प्रबंध, ऐसा भी आ सकता है। मानव शक्ति नियोजन, मानव संसाधन प्रबंध या नियुक्तिकरण, ये तीनों शब्द आपको, इसका संबंध किससे मिलेगा? स्टाफ का आकार और संरचना। प्रमाणों का निर्धारण मतलब प्रमापों का निर्धारण, यहां प्रमाण है, जबकि क्या आएगा? प्रमापों का निर्धारण। प्रमाप का निर्धारण किसमें होता है? नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। जो प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण, उस नियंत्रण प्रक्रिया का सबसे लास्ट वाला जो चरण है, सबसे फर्स्ट जो कदम है वो है प्रमापों का निर्धारण। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है, तो ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। पत्र व्यवहार, ये हमारे कोर्स के बाहर है। आगे बढ़ेंगे हम। सही विकल्प, सही विकल्प में चलेंगे। प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? तो गतिशील होते हैं। फिर है भौगोलिक स्थिति का संबंध है। अब यहाँ पर व्यावसायिक पर्यावरण में आ जाएंगे। व्यावसायिक पर्यावरण में जो बाहरी जो घटक है उसमें सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण,
है ना। तो जो भौगोलिक, भूगोल, भौगोलिक मतलब भूगोल, तो ये इसका संबंध किससे है? भौतिक परिवेश से, फिजिक्स मतलब जो भूमि है, ठीक है। तो भौगोलिक परिवेश का संबंध या भौतिक परिस्थिति का संबंध ये इससे है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, भाई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देना। भाई हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ये तो सिद्धांत मतलब किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि कहीं पॉलिटेक्निक में बच्चा पढ़ता है, आईटीआई में पढ़ता है, तो वो प्रैक्टिकल करता है, व्यवहारिक ज्ञान लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में किस पर बल दिया जाता है? तो व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल कराया जाता है। फिर है नियंत्रण प्रक्रिया है। तो नियंत्रण की प्रक्रिया कैसी है? निरंतर जारी रहने वाली, प्रारंभिक प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया या अनावश्यक प्रक्रिया। तो भाई नियंत्रण की प्रक्रिया कैसी है? निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। फिर है स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है। स्थायी पूंजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्थायी पूंजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सभी प्रकार की संपत्ति खरीदने में, चल संपत्ति खरीदने में, स्थायी संपत्ति खरीदने में या कच्चा माल खरीदने में। तो स्थायी पूंजी, तो स्थायी पूंजी का प्रयोग स्थायी संपत्ति खरीदने में ही किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद में है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है रिक्त स्थान हो गया। हाँ, अब सत्य सत्य आ गए। अब सत्य सत्य में उद्देश्य समयबद्ध नहीं होने चाहिए। उद्देश्य समयबद्ध नहीं होने चाहिए मतलब भाई उद्देश्य यदि समयबद्ध नहीं होगा तो आप उसको समय सीमा में कैसे प्राप्त करोगे, और इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। उद्देश्य तो समयबद्ध ही होना चाहिए। फिर है नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है। भाई नियुक्तिकरण, अभी एक प्रश्न आया था कि नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, ये नहीं बोल रहे हैं और इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। नियंत्रण प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल है, नियंत्रण प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, सही है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग नहीं है, जबकि है, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है। और पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है, बिल्कुल। पूंजी बाजार मतलब हमारा जो क्या बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। तो पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है, ये क्या है, ये राइट है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2015 का जो पेपर आया था, 2015 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने अभी देखे। अब हम 2016 का देखेंगे। तो 2016 में जो हमारा पेपर आया था, 15 के बाद 2016, ठीक है। तो 2016 का पेपर देखेंगे, फटाफट देखेंगे। और आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है ये अभी का, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कल आपका जो मॉर्निंग में पेपर होने वाला है। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो पढ़ाया था वो और ये वाला आप लोगों को बहुत 99% आपके जो ऑब्जेक्टिव है आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब है पहला, प्रबंध का पहला कार्य है। प्रबंध का पहला कार्य है, तो प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है? हम सभी को मालूम है, प्रबंध का पहला कार्य नियोजन है। और प्रबंध का अंतिम कार्य कौन सा होता है? नियंत्रण होता है। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? तो प्रबंध के सिद्धांत अभी आया था, गतिशील है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है। भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई सन 1991 में। कभी कहीं कहीं आपको जुलाई 1991 लिखा आएगा। देखो अब आपको सारे क्वेश्चन रिपीट मिलते जा रहे होंगे, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? भाई नियुक्ति किसकी की जाती है? भाई नौकरी किसको मिलती है? उपकरण को नौकरी मिलेगी, माल को मिलेगी, मशीन को मिलेगी? नहीं, किसको मिलती है? मनुष्य को मिलती है। तो नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? मनुष्य से है। अब हम रिक्त स्थान में चलेंगे। रिक्त स्थानों में नियंत्रण एक खालिस्तान प्रक्रिया है, ये भी आ गया बार बार। मतलब नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। चालू संपत्तियों का योग खालिस्तान पूंजी कहलाता है। तो चालू संपत्तियों का योग क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, चालू संपत्तियों का योग क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी कहलाता है। क्लियर? सेबी की स्थापना 1992 में। सेबी की स्थापना कब हुई? 1992 में। आर्थिक स्थिति जानने के लिए खालिस्तान, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। प्रबंध एक अदृश्य खालिस्तान है। तो प्रबंध एक अदृश्य क्या है? कौशल है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है।
या उसको बोल सकते हैं शक्ति लिखने के बजाय, कई बच्चे कई गाइडों में आपको शक्ति मिलेगा। तो प्रबंध एक अदृश्य क्या है, कौशल। कौशल का मतलब होता है कि योग्यता, जिसको हम बोल सकते हैं। तो प्रबंध एक अदृश्य क्या है, कौशल है। आगे बढ़ेंगे हम सही जोड़ी की तरफ। तो कार्य विभाजन, भाई कार्य का विभाजन करना, मतलब ये क्या है, कार्य विभाजन एक सिद्धांत है प्रबंध का, और वो कौन सा है, विशिष्टीकरण। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पहला कार्य विभाजन, विशिष्टीकरण। सूक्ष्म वातावरण, अब ये व्यावसायिक वातावरण से रिलेटेड है। तो व्यावसायिक वातावरण के दो घटक है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक घटकों को सूक्ष्म, उसमें भी बाह्य घटक में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक सूक्ष्म और दूसरे व्यापक। सूक्ष्म घटक जो कि व्यापार से सीधे टच में है, व्यवसाय से सीधे संपर्क में है, और व्यापक जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जिसको व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म वातावरण, सूक्ष्म वातावरण मतलब ये आंतरिक घटक यहाँ पर बताया गया है कि सूक्ष्म वातावरण मतलब आंतरिक घटक जो कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। फिर है बजट। बजट किस पर आधारित होता है, हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है, पूर्वानुमान पर आधारित होता है। तो ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। पदोन्नति, पदोन्नति मतलब संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को ही पदोन्नत करना। तो ये कौन सा स्रोत है, आंतरिक स्रोत है। मतलब भर्ती के दो प्रकार के स्रोत है, एक आंतरिक और बाह्य। तो पदोन्नति मतलब पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को ही पदोन्नत करना, तो ये आंतरिक स्रोत हो गया। फिर है मानक लागत लेखांकन। तो ये इसका संबंध किससे है, लागत नियंत्रण से। मानक लागत लेखांकन का संबंध है लागत लेखांकन से। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा पांचवा, एक उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है। आगे बढ़ेंगे, ट्रू और फॉल्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहला दिया गया है ट्रू और फॉल्स में, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा है। बिल्कुल सही है, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक शाखा है या एक अंग है। ये आया था कि वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है। ठीक है, तो सत्य है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 वर्षों के लिए होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वित्त की योजना 3 प्रकार की बनती है, एक दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। तो अल्पकालीन वित्तीय योजना 1 वर्ष के लिए होती है, दीर्घकालीन वित्तीय योजना 1 वर्ष से और 5 वर्ष के बीच की होती है, और दीर्घकालीन योजना 5 वर्ष और से अधिक वर्ष के लिए होती है। अब यहाँ पर दीर्घकालीन वित्तीय योजना 2 वर्षों के लिए होती है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये मध्यकालीन योजना में आएगी। अब याद रखना, 1 वर्ष के लिए अल्पकालीन, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम के लिए मध्यकालीन, और 5 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक के लिए दीर्घकालीन। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार एक समान है, ये गलत है, क्योंकि पूंजी बाजार अलग और मुद्रा बाजार अलग। भाई मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है, और इसलिए दोनों अलग है। और यहाँ बोल रहे समान, इसलिए गलत हो गया, ये कोर्स के बाहर है। नीतियां नियमों से भिन्न नहीं होती है। भैया ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने याद किया होगा कि नियम और नीति में अंतर लिखिए। अंतर लिखिए मतलब उनमें भिन्नता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि उनमें भिन्न नहीं होती है, इसलिए गलत हो गया। नीतियां नियमों से भिन्न नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि भिन्न होती है मतलब उनमें अंतर होता है। आगे बढ़ेंगे हम, एक वाक्य में उत्तर देना है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैंपस सिलेक्शन। ये सुना होगा आप लोगों ने, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईआईटी जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें से बच्चों का कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, मतलब वहीं से उनको कंपनियां सिलेक्ट कर लेती है। अब ये कैंपस सिलेक्शन अंग्रेजी वर्ड हो गया। अब इसको हिंदी में यदि आप लिखने जाओगे तो क्या होगा, परिसर भर्ती। क्या बोलेंगे उसको हम, परिसर भर्ती। उत्पादन का वह बिंदु जहां न लाभ न हानि है, उसे क्या कहते हैं? भाई उत्पादन का वह बिंदु जहां न लाभ हो न हानि हो, उसे हम बोलते हैं समविच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं उसको, समविच्छेद बिंदु। फिर स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है समता अंश या अंश पूंजी। ठीक है, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये मूल्य सूची तो ये कोर्स के बाहर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आगे बढ़ेंगे हम, ये हो गया हमारा कौन सा, 2000
2016। अब हम चलेंगे 2017 पर। देखिए ये सारे क्वेश्चन अब आप लोगों को रिपीट मिलते जा रहे हैं, है ना, बार बार वही के वही क्वेश्चन आप लोगों को मिलते जाएंगे। तो 2015 हो गया, 2016 हो गया, अब हम चलते हैं कहां पर, 2017 पर। 2017 में हायर सेकेंडरी परीक्षा 2017। प्रबंध के कितने स्तर हैं हम सभी को मालूम है। आप बोलोगे सर ये तो पहले आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है और आगे भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो प्रबंध के कितने स्तर हैं, 3, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। प्रबंध के सिद्धांतों के जनक कौन कहलाते हैं, हेनरी फ्योल। प्रबंध के सिद्धांतों के जनक हेनरी फ्योल। और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत आ गया तो FW टेलर। फिर है सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। भाई नियंत्रण प्रतिबंधों को ढील देना, ये क्या कहलाता है, उदार होना, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, इसकी जगह मान लो पूछ लिया कि सरकार के द्वारा सरकारी क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी को कम करना, ये क्या कहलाता है, निजीकरण। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। भाई इसी क्वेश्चन को उनके द्वारा ये इसका आंसर ये है, इसका बना देना, इसका बना देना, है ना, ऐसा बनाया जा सकता है। नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है, तो पहला चरण है, प्रथम चरण है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नियुक्तिकरण क्या है, भाई नियुक्तिकरण में क्या किया जाता है, तो नियुक्तिकरण में क्या किया जाता है, व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाता है। जो भी व्यक्ति है, कार्य करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कार्य पर लगाया जाता है, ये नियुक्तिकरण है। अब है हमारे सामने रिक्त स्थान। प्रबंध खालिस्तान का नौकर है, पहले आया था प्रबंध व्यवसाय का नौकर है। तो मैंने बताया था कि आप व्यवसाय भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, और यदि आप प्रशासन भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, प्रशासन या व्यवसाय। ठीक है, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है, श्रमिक। अब इसी क्वेश्चन को एक बार और पहले कि टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक, फेवल के अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधक। तो इसकी जगह उन्होंने पूछ लिया फेवल के अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधक है। ठीक है, ये याद रखना। अंतरराष्ट्रीय परिवेश सदैव बदलता रहता है या परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील रहता है या बदलता रहता है। ठीक है, नियोजन खालिस्तान के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। नियोजन किसके बारे में सोचता है, हमेशा योजना भविष्य के बारे में बनती है, कल के बारे में बनती है। फिर है समता अंशधारियों को कंपनी में खालिस्तान का अधिकार होता है। भाई समता अंशधारी कंपनी के खालिस्तान होते हैं। इसकी जगह उन्होंने, मैंने आज भी बताया कि भाई क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर देंगे। अब वहां हम सोचेंगे कि सर ने तो ऐसा बताया था और ऐसा आ गया। भाई यहाँ दिया है समता अंशधारियों को कंपनी में खालिस्तान का अधिकार होता है, तो उनको किसका अधिकार होता है, मतदान का अधिकार होता है। अब चलो इसको उन्होंने बदल दिया, समता अंशधारी कंपनी के खालिस्तान होते हैं। अब इतनी चीज तो हमें मालूम है, समता अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। तो इतना कॉमन सेंस हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आगे पीछे थोड़ा सा इधर उधर सरक जाए तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पूछे ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, ये भी हमें मालूम है। ठीक है, समता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रधारियों को ब्याज दिया जाता है। तो कुछ भी इधर उधर पलट के पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे सही जोड़ी में। सही जोड़ी अधिक लागत, अधिकतम लागत, ये क्या हो गया, नियोजन की सीमा हो गई। न लाभ न हानि, अभी बताया था सम विच्छेद बिंदु, उत्पादन वह बिंदु जहां पर न लाभ होता है न हानि होती है, तो बोला है न लाभ न हानि। अभी इसके पहले पूछा था कि न जहां पर न लाभ होता है न हानि होती है उसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। यहाँ न लाभ न हानि, ये क्या है, सम विच्छेद बिंदु है। लाभ उपक्रम की मजबूती का मापदंड, ये भी पहले आ चुका है। किसी उपक्रम की मजबूती का मापदंड क्या होता है, एक वाक्य में पूछा था, यहाँ सही जोड़ी में पूछ लिया। तो क्या है, लाभ है। शेयर बाजार एक संगठित बाजार है, ये भी पहले आ गया। शेयर बाजार एक पूंजी बाजार पूछा था कि पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है, सत्य असत्य, सत्य था। यहाँ पूछा शेयर बाजार है, लिख दिया। अब कंफ्यूज है कि वहां पूंजी बाजार लिखा था, यहाँ शेयर बाजार लिखा है। तो पूंजी बाजार, शेयर बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, ये सब एक है। ठीक है, तो ये एक संगठित बाजार है। ठीक है, अब ये दिनांक हमारे कोर्स के बाहर वाला है। आगे चलेंगे। सत्य सत्य में विज्ञापन भर्ती का बाहरी स्रोत है, बिल्कुल राइट है। विज्ञापन से बाहर के लोगों को बुलाया जाता है, इसलिए बाहरी स्रोत है। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, बिल्कुल।
भाई कंट्रोल के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा अनुशासन बनाया जाता है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखता है, ये भी सही है भाई, पूंजी मतलब वित्त, ये व्यवसाय का जीवन रखता है। प्राथमिक बाजार में केवल नवीन प्रतिभूतियों का विक्रय होता है, बिल्कुल राइट है भाई। पूंजी बाजार के दो भाग है, प्राथमिक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार में नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है और द्वितीयक पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों का बार बार क्रय विक्रय होता है, तो ये भी सही है। ये हमारे कोर्स के बाहर है। आगे चलेंगे हम। एक शब्द में, कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ऑन द वर्क कहाँ दिया जाता है? बैंकों में। सबसे ज्यादा कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? बैंकों में दिया जाता है। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखने का कौन सा नियंत्रण है? तो यहाँ पर कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? तो इसको हम बोलेंगे कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना सामग्री नियंत्रण। क्या बोलेंगे इसको हम? सामग्री नियंत्रण। फिर है स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समतांश पूंजी। पहले भी आ गया है ना, इस बार भी आ गया। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज फिर से पलट के आ गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। व्यापारिक पत्र भी देखो, अब आप लोग बोलेंगे सर अब भी तो आया था थोड़ी देर, बिल्कुल बार बार आप लोगों को रिपीटेड मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 2015, 16 और 17, ठीक है। अब हम चलेंगे 2018 की तरफ चलेंगे। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2018 व्यवसाय अध्ययन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है हमारे सामने, रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत होता है? भाई रोजगार कार्यालय सरकार के द्वारा स्थापित होते हैं और बाहर होते हैं। भाई भर्ती के दो स्रोत है, आंतरिक और बाहर। आंतरिक मतलब व्यवसाय के अंदर से ही लोगों को भर्ती कर लेना, जैसे पहले से कार्यरत कर्मचारी को पदोन्नत कर देना, है ना, ये आंतरिक स्रोत होता है। और बाहरी मतलब विज्ञापन के द्वारा, रोजगार कार्यालय के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, तो ये बाहरी स्रोत होता है। तो रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो बाहरी स्रोत होता है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य कौन सा है? ये भी हमें मालूम है, प्रथम कार्य नियोजन और अंतिम कार्य नियंत्रण। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? अब देखिए, इसके पहले जब आया था तो 4 ऑप्शन में ये 4 कौन से? ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश, समतांश पूंजी और ऋण। तो चारों में तुलना करेंगे तो ये पहले आ चुका है, रिपीट हो चुका है, समतांश पूंजी। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत समतांश पूंजी है। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक विनिमय की स्थापना कब हुई? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में हुई, ठीक। ये हमारे कोर्स के बाहर है। प्रबंध, ये पहले भी आ चुका है। प्रबंध एक अदृश्य क्या है? प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। श्रमिकों के समूह प्रमुख को क्या बोलेंगे? श्रमिकों के समूह प्रमुख को टोली नायक कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय परिवेश सदैव परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है, वही के वही आ रहे हैं। नियोजन खालिस्तान के बारे में सोचने की प्रक्रिया है, भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। भर्ती के पश्चात चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। आ रहे ना, वही के वही रिपीट आ रहे हैं। आप यदि पिछले हम 10 साल कहां से 2010 से करते आ रहे, तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बिल्कुल रिपीट हो रहे, बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। फिर चलेंगे हम एक वाक्य में, सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? भाई यहां पूछा है सम विच्छेद विश्लेषण क्या है, तो ये वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक विधि है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक विधि सम आकार विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, और एक होता है सम विच्छेद विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, अनुपात विश्लेषण। ये सभी क्या है? ये है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक। वित्तीय विवरण मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, इनका विश्लेषण करने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग होता है, और एक तकनीक है सम विच्छेद विश्लेषण। ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है? मंदी काल में,
जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो उस समय इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और उस समय ऋण पत्रों का निर्गमन लाभप्रद होता है। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आदेश अनुसार ये कोर्स के बाहर है। प्रबंध का आधुनिक कार्य क्या है? तो प्रबंध का आधुनिक कार्य क्या है? इसको हम बोलेंगे नव प्रवर्तन। ठीक है, प्रबंध का आधुनिक कार्य कौन सा है? नव प्रवर्तन, मतलब नया नया कुछ लाना। सत्य सत्य में चलेंगे। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है। बिल्कुल, सिद्धांतों को हम सामान्य मार्गदर्शन बोलते हैं, वो मार्गदर्शन का काम करते हैं। वे सिद्धांत मतलब साइंस, साइंस हमेशा टार्च की तरह आगे चलता है, तो सिद्धांत भी हमेशा मार्गदर्शन का काम करते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई, बिल्कुल राइट है। नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991 में चलाए गए। नियोजन निर्णय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, ये भी सत्य है। प्रशिक्षण और विकास में कोई अंतर नहीं है, गलत है। प्रशिक्षण अलग और विकास अलग। तो प्रशिक्षण में ट्रेनिंग दी जाती है, विकास में डेवलपमेंट होता है, मतलब दोनों का मतलब अलग है। नियंत्रण एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत है। भाई नियंत्रण तो हमेशा सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये बार बार आ रहा है। सही जोड़ी में देखेंगे, लाभ उपक्रम की मजबूती का मापदंड होता है। प्राथमिक बाजार, नए निर्गमन, नई प्रतिभूतियों का निर्गमन कहाँ होता है? प्राथमिक बाजार में होता है, ये कोर्स के बाहर है। नियोजन प्रक्रिया, विकल्प का चयन। भाई नियोजन की प्रक्रिया का एक बिंदु क्या है? विकल्प का चयन। जो आपके पास 4 विकल्प होंगे उसमें से एक विकल्प का चयन करना, किसके आधार पर? विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर। प्रशासनिक कार्य मतलब वित्तीय कार्य। ठीक, प्रशासनिक कार्य मतलब वित्तीय कार्य, ये उसका संबंध है। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 2018, 15, 16, 17, 18। अब हम चलेंगे 2019 की तरफ। ठीक है, ये वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल। मतलब मुझे यदि लग रहा है, यदि आप लोग इन वीडियोस को देख लेंगे तो बहुत सारे, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आप 32 में से 32 करके लाएंगे, लेकिन आप अधिकांश, मैक्सिमम आप बिना इधर उधर किसी की मदद लिए कर सकते हो। चलिए 2019 में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, नियोजन प्रबंध का पहले आ गया है, यहाँ क्या लिखा था? मुख्य कार्य। नियोजन प्रबंध का मुख्य कार्य है, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। ठीक, नियम खालिस्तान स्थापित करने में सहायक होते हैं, नियम अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं, नियमों से अनुशासन स्थापित होता है। भारार्पण सदैव खालिस्तान की ओर किया जाता है, नीचे की ओर। भार अर्पण करना, आपके सिर पर भार रखा है, उस भार को आप यदि किसी को दोगे तो नीचे उतारोगे, मतलब नीचे की ओर। तो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ जिम्मेदारी सौंपता है, ये नीचे की ओर होता है। पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है? आंतरिक स्रोत है। भाई 2 प्रकार के स्रोत है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है? आंतरिक स्रोत है। शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को परिसर भर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर भर्ती। शिक्षण संस्थाओं से भर्ती करना कैंपस सिलेक्शन अंग्रेजी में, और हिंदी में परिसर भर्ती बोलते हैं। सत्य सत्य में आएंगे हम। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो चयन चुनाव करना। भाई 10 लोग है, उसमें से आपको 5 लोगों को चुनाव करना है, तो आपका जो आउटलुक है निगेटिव हो गया, 5 लोगों के प्रति पॉजिटिव, 5 लोगों के प्रति निगेटिव। तो चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया कैसे हो सकती है? सकारात्मक प्रक्रिया होती तो पूरे 10 के 10 लोगों को लेना पड़ता। तो ये कैसी प्रक्रिया है? निगेटिव प्रक्रिया है, और ये गलत हो गया। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, गलत, क्योंकि धनात्मक भी हो सकता है। विचलन मतलब मानक और वास्तविक परिणामों में जो अंतर होता है, तो वो 100% भी हो सकता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, कम होगा तो निगेटिव, इसलिए ये गलत हो गया। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है, बिल्कुल राइट। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, बिल्कुल राइट। उद्यमिता मतलब उद्यम करना, और उद्यम मतलब नए नए काम करना। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, गलत। तो उदारीकरण में तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस से मुक्ति दे दी, भाई आप लोगों को उद्योग धंधे स्थापित करना है तो आप आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, ये गलत है, अनिवार्य नहीं है। चलेंगे अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक वाक्य में
उत्पादन का वह बिंदु जहां न लाभ हो न हानि, उसे क्या कहते हैं? सम विच्छेद बिंदु। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। सम विच्छेद बिंदु। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समतांश। किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है? प्राथमिक पूंजी बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार में नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है। मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक बोलते हैं उसको हम। उद्यमी की प्रमुख विशेषता क्या है? नवप्रवर्तनकारी। उद्यमी कैसा होता है? नवप्रवर्तनकारी होता है, मतलब नए नए आइडियाज लेकर आता है। विकल्पों में चलेंगे। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये किसने कहा? प्रोफेसर एलन ने कहा। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये पहले भी आ चुका है, आपको याद आ रहा होगा। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? अब आप बोलोगे यहाँ पर सर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? इसके पहले 2-3 बार आ चुका है। उसमें आपको यहाँ पर एक जगह यहाँ ऋण दिखाई दे रहा था, अब उन्होंने यहाँ ऋण की जगह लिख दिया प्रतिधारित उपार्जन। अब जब यहाँ ऋण लिखा हुआ था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दूंगा। तो यदि यहाँ ऋण लिखा है तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत समतांश पूंजी हो गया। अब यदि मान लो मैं बोलूं अब यहां पर ऋण नहीं है और प्रतिधारित उपार्जन है, तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या हो गया? प्रतिधारित उपार्जन हो गया। मतलब इसको क्या बोलते हैं? ये लाभ। इसका मतलब क्या है? प्रतिधारित उपार्जन मतलब आपने अर्जित किया हुआ लाभ। तो आपने कमाया हुआ लाभ आपके पास है, वो सबसे सस्ता है। उसको उस पर आपको ना तो ब्याज देना है ना लाभांश देना है। समतांश पूंजी पर तो आपको और लाभांश देना पड़ता है। तो जब ये वाला पॉइंट दिया होगा तो ये सही होगा, ये नहीं दिया होगा तब समतांश पूंजी आएगा। क्लियर? दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है, ये दिया है। समतांश दीर्घकालीन है, पूर्वाधिकारण दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन ऋण दीर्घकालीन है। क्या बचा? लाभांश। तो लाभांश तो प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो साल भर के लिए जो दिया जाता है वो अल्पकालीन होता है, तो लाभांश हो गया। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है किस पर? पहले आ चुका है। प्रशिक्षण में बल किस पर दिया जाता है? प्रैक्टिकल ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, है ना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, स्वरोजगार प्रदान करता है, उद्यमी कौशल में वृद्धि होती है, शिक्षण और प्रशिक्षण देता है। मतलब ये सभी उद्यमिता विकास कार्यक्रम से ये सब मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में आ गया विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण जब अधिकारों को बांट दिया जाता है वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। जब अधिकारों को एक ही व्यक्ति अपने पास रखता है वो कहलाता है केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब क्या आएगा? शीघ्र निर्णयन। विकेंद्रीकरण में हर एक स्टेप पर हर एक प्रबंधक को अधिकार दे दिया जाता है, निर्णय लेने का अधिकार दे देना। जब हर एक प्रबंधक को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाएगा तो निर्णय कैसे होंगे? शीघ्र होंगे। तो विकेंद्रीकरण का संबंध शीघ्र निर्णयन से है। वित्तीय अभिप्रेरण, वित्तीय अभिप्रेरण बोनस देना। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक मौद्रिक और दूसरी गैर मौद्रिक। वित्तीय अभिप्रेरणा और गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। वित्तीय अभिप्रेरणा मतलब बोनस, बोनस बांटेंगे कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिवाली पर, दशहरे पर बोनस दिया जाता है, मतलब कुछ पैसा दिया जाता है। तो वो एक प्रकार की कैसी अभिप्रेरणा होगी? वित्तीय हो गई। अनौपचारिक संप्रेषण तो मौखिक होता है। अनौपचारिक संप्रेषण, संप्रेषण मतलब मैसेज देना और किसी औपचारिकता के बिना। अनौपचारिक, भाई संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक संप्रेषण मौखिक होता है। पूर्वानुमान का संबंध है बजट से। और कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों का योग कार्यशील पूंजी होता है। ये रिक्त स्थान में पहले आया था, चालू संपत्तियों का योग खाली स्थान होता है तो कार्यशील पूंजी होता है। तो कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियां। क्लियर? वही के वही बातें आप लोगों को बदल बदल कर दे दी जाती है। ठीक है, अब हम चलेंगे कहां पर? 2015 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 भी हो गया। अब हम चलेंगे 2020 पर। ठीक, 2020 वाला पेपर देखेंगे, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2020। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता खालिस्तान है। देखो आ गया,
पहले आया था प्रबंध के सिद्धांतों का जनक हेनरी फ्योल। अब यहाँ वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध का पिता। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है। योजना प्रबंध का खालिस्तान चरण है प्रथम। योजना मतलब, अब आपको घुमा दिया, योजना मतलब नियोजन। बच्चा कहीं जो रटने वाला है वो भूल जाएगा योजना कहां से आ गया। योजना मतलब नियोजन। योजना खालिस्तान होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ये नियोजन हमेशा कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण। कोई भी योजना बिना उद्देश्य के नहीं हो सकती। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई थी। ये 5-5 साल की जो योजनाएं हैं कब से शुरू की गई थी? 1951 से शुरू की गई थी। सत्य से संगठन प्रबंध का कार्य नहीं है। भाई प्रबंध के कौन कौन से कार्य है गिनाओ? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। संगठन आया? बिल्कुल आया। ये बोल रहा नहीं है इसलिए गलत है। संगठन प्रबंध का कार्य नहीं है, गलत। क्यों? क्योंकि वो है। संगठन प्रबंध का आधार है, बिल्कुल सही है। परिसर भर्ती का आंतरिक स्रोत है, ये भी सरल है। तो देखो वहीं के बदल दिया। शिक्षण संस्थाओं से भर्ती खालिस्तान स्रोत है भर्ती का, तो क्या है ये? देखिए गलत हो गया। परिसर भर्ती का बाह्य स्रोत है, आंतरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यहां बोला परिसर भर्ती का आंतरिक स्रोत है, ये कैसा है? गलत है। प्रशिक्षण विकास में कोई अंतर नहीं है, गलत है। दोनों में अंतर है। भर्ती एक सकारात्मक क्रिया है। अब देखो पहले पूछा था चयन एक सकारात्मक क्रिया है, गलत हो गया। जबकि भर्ती एक सकारात्मक क्रिया है, बिल्कुल है। उसमें अधिकांश लोगों को बुलाया जाता है कि भाई आप फॉर्म भरो, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरो, ये सकारात्मक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, फिर सही जोड़ी की तरफ आएंगे हम। निर्देशन का भाग, तो निर्देशन के 4 तत्व हैं, ये भी पूछा जाता है। निर्देशन के कितने तत्व हैं? 4। संप्रेषण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और निर्देशन के 4 तत्व है। ठीक है, तो एक तत्व है हमारा नेतृत्व, ठीक है। दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है संप्रेषण और चौथा क्या है? तो क्या बोलेंगे? नेतृत्व, अभिप्रेरण, संप्रेषण और 4, ऐसे 4 तत्व है। ठीक है, वो याद नहीं आ रहा है। तो निर्देशन का भाग है संप्रेषण, ये पहला हो गया। अभिप्रेरणा कैसी होती है? तो अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक होती है। भाई किसी भी कर्मचारी को अभिप्रेरित करना मतलब उसको मनोविज्ञान तरीके से, साइकोलॉजी तरीके से संतुष्ट करना। आगम लागत के बराबर, देखो यहां घुमा दिया। इसी को क्या बोला जाता है? न लाभ न हानि। उत्पादन का वह बिंदु जहां न लाभ हो न हानि हो, न लाभ न हानि, आगम लागत के बराबर। इन सभी का मतलब एक ही होता है, क्या होता है? सम विच्छेद बिंदु। सेंटेंस को घुमाना। बजट पूर्वानुमान पर आधारित होता है। लागत नियंत्रण, उत्पादन व्यय। उत्पादन व्यय, किसी भी प्रोडक्ट को उत्पादन करना मतलब लागत उसकी बताना। ठीक है, ये हो गया हमारा सही जोड़ी। एक वाक्य में चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? पदस्थापना। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा इसको? डाउट है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? नियुक्तिकरण में चयन। ठीक है, शारीरिक संदर्भ जांच, नियुक्ति पत्र, वेतन विभाग को सूचना, क्या मानेंगे आप उसको? अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया जाए।
2 मिनट देख लेते हैं क्योंकि लास्ट है और इसलिए हाँ, प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण और विकास, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रशिक्षण। थोड़ा सा भी मैं खुद ही डाउट नहीं रखना चाहता, इसलिए आपको भी डाउट नहीं रहने दूंगा। तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रशिक्षण और विकास। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? समतांश। व्यापार का जीवन रक्त किसे कहते हैं? वित्त को। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? अब चालू संपत्ति, ऋण, चालू दायित्व, आप ऐसा भी लिख सकते हो। कार्यशील पूंजी कैसे कहते हैं? चालू संपत्ति, ऋण, चालू दायित्व, इसे भी बोलते हैं। और दूसरा आंसर क्या होगा? चालू संपत्तियों का योग। चालू संपत्ति का योग, इसे भी हम कार्यशील पूंजी बोलते हैं। आप दोनों तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होगी? तो स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाएगा। स्थायी संपत्ति क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाएगा। सही विकल्प में, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में मुद्रा बाजार, अभी मैंने बताया था, पूंजी बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बाजार का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है? पूंजी की कमी, हुंडी, बाजार की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी मुख्य समस्या है पूंजी की कमी। ठीक। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो देखो, सेबी की स्थापना 1992 में हुई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1993 में हुई। सेबी की स्थापना 1992 और एनएसी, आप याद रखना, सेबी 1992 और एनएसी 1993। ठीक है। पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा, सुविधा, विज्ञापन, उपरोक्त सभी। पैकेजिंग से ये सब होता है। ठीक है। तो देखो, फिर से आपको डाउट ना हो, मैं बता देता हूं। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1993 में। और सेबी, इसकी स्थापना हुई 1992 में। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, पैकेजिंग का उद्देश्य हो गया। पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा भी देना, सुविधा भी देना, विज्ञापन भी। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक का लेखक कौन है? प्रोफेसर विलियम जे स्टेंटन, ये इस पुस्तक के राइटर है। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक का लेखक प्रोफेसर विलियम जे स्टेंटन। क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारा 2020। अब हम चलेंगे 2021 की तरफ। 2020 हो गया, शायद 21 में कोरोना काल था, इसलिए 21 का पेपर नहीं होगा। हाँ, अब हम चलते हैं 22 पर, लास्ट। 23 का नहीं देखेंगे क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए हम 23 का नहीं पढ़ेंगे, 22 तक। ठीक है, ये लास्ट 2022 का। इतने सारे आप देख लेंगे तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, 99% तो बोल सकता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव सारे करके आएंगे यदि आपने ध्यान से सुना। प्रबंध है। प्रबंध क्या है? एक सामूहिक क्रिया है। ठीक। प्रबंध के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। अधिकार अंतरण होता है किसका? अधिकार का। पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंधक कौन होता है? निम्न स्तर। भाई, प्रबंध का जो निचला स्तर होता है उसे पर्यवेक्षकीय स्तर भी बोला जाता है, पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी बोला जाता है। फिर है 5वां, नियंत्रण संबंधित है परिणाम से। भाई, नियंत्रण का संबंध किससे होता है? परिणाम से होता है। स्कंद विपणी कहलाता है, स्टॉक मार्केट, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों, है ना, दोनों, प्रथम और द्वितीय बाजार दोनों, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। पूंजी बाजार, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? स्कंद विपणी को क्या बोलोगे आप? पूंजी बाजार भी बोलोगे। शेयर बाजार, पूंजी बाजार, स्कंद विपणी, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार दोनों उसमें आता है।
फिर हम आगे चलेंगे रिक्त स्थानों की तरफ। प्रबंध के सिद्धांत खालिस्तान होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं भैया? गतिशील होते हैं। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन था? श्रमिक था। अंतरराष्ट्रीय परिवहन परिवेश सदैव बदलता रहता है। विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक रूप है। एक आया था ना, भारार्पण सदैव नीचे की ओर होता है। भारार्पण सदैव नीचे की ओर होता है। अब यहां पर दिया है कि विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक रूप है। भारार्पण, ठीक है। भर्ती के पश्चात चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। भूमि भवन में विनियोग स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। भूमि भवन स्थायी पूंजी है। भूमि भवन स्थायी संपत्ति है और उनमें पैसा लगाना स्थायी पूंजी। सेबी की स्थापना 1992 में हुई। ठीक, यह आ गया। सही जोड़ी में सबसे पहले अधिकतम लागत नियोजन की सीमा है ये अधिकतम लागत। औपचारिक संगठन संगठन की स्थिरता बताता है। तो जितने भी संगठन, जो औपचारिक संगठन होंगे हमेशा कैसे होंगे? स्थिर होंगे। अनौपचारिक संगठन अपने आप बन जाते हैं। पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। नेतृत्व के अनुयायी होते हैं। नेतृत्व करने वाला मतलब नेता और उसके पीछे चलने वाले अनुयायी। बजट पूर्वानुमान और ब्रांडिंग से वस्तु की पहचान होती है। ये पांचवा और ये छठवां। ब्रांड से वस्तु की क्या होती है? पहचान। क्वेश्चन नंबर 4, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण होता है? उद्देश्यों का। तो नियोजन में सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। विकेंद्रीकरण के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? अधीनस्थों के द्वारा। विकेंद्रीकरण में विकेंद्रीकरण हो गया मतलब अधिकार हर एक प्रबंध के हर एक स्तर पर प्रबंधकों को सौंप दिए। अब निर्णय कौन लेगा? अधीनस्थ लेंगे। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? इंटरनेट है। आज के समय में आपको भर्ती कहां से पता चलती है? इंटरनेट से। वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है? मौद्रिक या उसको हम बोलेंगे वित्तीय। अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है? अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। तो अंगूरी लता, अंगूर की लता कैसे होती है? एक बेल से दो बेल, दो बेल से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। तो संप्रेषण मतलब मैसेज देना। आपने एक व्यक्ति को बोला, एक दूसरे को बोलेगा, दो चार को बोलेंगे, चार आठ को बोलेंगे, आठ 16 को बोलेंगे। इस प्रकार से अंगूर की बेल की तरह मैसेज फैलता जाता है। इसको बोलते हैं अंगूरी लता। किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या होता है? लाभ। पहले आ गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986। सत्य में नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, गलत। नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, यह भी गलत। मौखिक भी होता है। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, यह भी गलत, क्योंकि धनात्मक भी हो सकता है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का भाग है, बिल्कुल राइट। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार एक समान है, गलत, क्योंकि पूंजी बाजार अलग, मुद्रा बाजार अलग। विज्ञापन विक्रय संवर्धन में सहायक है, बिल्कुल सही है। विज्ञापन से विक्रय बढ़ता है, संवर्धन होता है उसका। ठीक है, तो ये थे हमारे 2022 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। मतलब 2010 से लगा करके 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा के, वो सारे हम लोगों ने अभी हल किए हैं। ठीक है, तो जो दो वीडियो हैं, ये दो वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था 2010 से 2014 तक का जो पेपर था वो हल करवाए थे ऑब्जेक्टिव टाइप। 2015 से 2022 तक के जो पेपर आए हैं वो मैंने हल करवाए। आप लोगों ने यदि ध्यान से सुन भी लिया तो आप बिल्कुल 100% शांति से आप इस पेपर को 32 नंबर आपके कहे नहीं गए। इसके बाद जो दौड़ है वो हमारे नंबरों की दौड़ होगी। 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 27 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। स्कूल से आपको 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट है उसमें से आपको मार्क्स मिले जाते हैं। मतलब 32 और 20 52, आप सेकंड डिवीजन तो ऐसे ही बना लेंगे। यदि ये इतने दो वीडियो भी आपने देख लिया तो आपके 52 नंबर कहीं नहीं गए। तो मैं आप लोगों को बहुत ही बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ कि आप इन दो वीडियो को देखिए, अच्छी तैयारी करिए और पूरे मनोयोग के साथ कल का पेपर दीजिए। इसके बाद में अकाउंटेंसी के लिए हमारे पास बहुत समय है, उसकी हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अगले
कल के पेपर के बाद अकाउंटेंसी की तैयारी के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।